नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले भारत की यात्रा पर हैं और उनके इस दौरे से भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों को मजबूती मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर बातचीत हुई। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति आज दोपहर में भारत के अपने समकक्ष उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ बैठक करेंगे और बैठक में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति दिल्ली में आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा से भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध और मजबूत होंगे। भारत और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लाओ पीडीआर अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर को और मजबूत बनाने के लिए लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री थॉंग सावन फोम विहाने अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 10वीं भारत लाओ पीडीआर संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और आर्थिक सहयोग। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वाइंग भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करेंगे। मुंबई दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसमें भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। और इससे पहले कल उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने शांति और सुलह के प्रयासों में म्यांमार के प्रति भारत के अटूट समर्थन का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि भारत ने अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भेजी है और इसमें सुरक्षात्मक उपकरण और निदान एवं निगरानी उपकरण, दवाएं और सप्लीमेंट शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार सचिव पीटर काइल आज नई दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं और इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेता मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को और जल्द से जल्द लागू करने की अंतिम रणनीति पर सीधे चर्चा करेंगे। पिछले साल 24 जुलाई को साइन हुई इस डील पर दोनों देशों की सरकारें अब तेजी से काम कर रही हैं और इस डील के पूरी तरह से लागू होते ही ब्रिटेन के 99% और भारत के 90% टैरिफ फौरन खत्म हो जाएंगे और जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार करना काफी आसान और सस्ता हो जाएगा। ब्रिटिश व्यापार सचिव आज भारतीय और ब्रिटिश उद्योगपतियों के साथ भी एक विशेष बैठक करेंगे ताकि इस व्यापार समझौते से जुड़ी तैयारियों और भविष्य की संभावनाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच लगभग 99% वार्ता पूरी हो चुकी है और अब केवल कुछ बाकी मुद्दों और तकनीकी विवरणों को सुलझाना बाकी है, जिसके लिए बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों के मद्देनजर भारत अमेरिका ट्रेड डील में कुछ संशोधन की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि दोनों ही देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अप्रवासन और विदेशी नागरिक संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत 180 दिन या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अगर वे वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहना चाहते हैं तो 180 दिन की समय सीमा खत्म होने से पहले अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों में साफ किया गया है कि ऐसे मामलों में पंजीकरण केवल आपात परिस्थितियों में ही मंजूर किया जाएगा और इसके साथ ही भारत में जन्मे विदेशी नागरिकों के बच्चों के लिए भी प्रावधान बदल दिए गए हैं।
संशोधित नियमों में उन बच्चों को आंशिक राहत दी गई है जिनके माता पिता में से एक या दोनों ही विदेशी नागरिक हैं। और नई अधिसूचना के मुताबिक अगर माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और वह बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं तो वह प्रावधान लागू नहीं होगा। राज्यसभा की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी विभागीय स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में संसद भवन एनेक्सी में आयोजित की जा रही है और कल से जारी इस बैठक में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधारों में जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आज सीबीएसई से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। समिति स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और सीबीएसई अध्यक्ष से बातचीत करेगी और इसके अलावा कक्षा 9 और 10 में 3 भाषा सूत्र के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने स्तर पर नीट यूजी पेपर लीक मामले में आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय ने परीक्षा संचालन से जुड़ी निजी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और कार्यप्रणाली की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली की समीक्षा करेगी और सरकार ने चेतावनी दी है कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन का पोर्टल अब लाइव हो गया है। अब वह छात्र जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है वे अपने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की यह प्रक्रिया 6 जून 2026 तक जारी रहेगी और जिन छात्रों को अपने अंकों को लेकर कोई संदेह है वे तय समय के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग मुद्दों के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सीबीएसई ने छात्रों की सुविधा के लिए एक विस्तृत वीडियो भी जारी किया है जिसमें आवेदन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद छात्रों को बाईं ओर कई विकल्प दिखाई देंगे जहां से वे अपनी जरूरत के अनुसार वेरिफिकेशन या पुनर्मूल्यांकन का विकल्प चुन सकते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश में एक बड़ा अभियान चलाने वाली है और इसके लिए 5 से 21 जून की तारीख तय की गई है। अभियान के तहत बीजेपी के नेता देश भर में जाएंगे और लोगों को सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और कामकाज की जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता बनर्जी की लक्ष्मीर भंडार योजना की आड़ में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि केवल अवैध घुसपैठी ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए आवंटित इस सरकारी योजना के धन को जिलों में तृणमूल नेताओं ने व्यवस्थित रूप से लूटा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि केवल मुर्शिदाबाद जिले में ही 22 फर्जी खातों का पता चला है और इस कथित घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। तृणमूल नेताओं पर हो रहे हमलों को ममता बनर्जी द्वारा भाजपा की साजिश करार दिए जाने पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी बेवजह आरोप लगा रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि ये जनता का टीएमसी के प्रति जन आक्रोश है। पश्चिम बंगाल में हस्ताक्षर विवाद मामले में पूछताछ के लिए सीआईजी ने अभिषेक बनर्जी एक बार फिर से तलब किया है। सीआईडी की टीम 48 घंटे में दूसरी बार अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और उन्हें फिर से नोटिस थमा दिया। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में शिव कुमार और कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ नए कर्नाटक मंत्रिमंडल की संरचना को अंतिम रूप दिया और कल कर्नाटक में शिव कुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही पहले चरण में 10 से 20 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई।
शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है और ये संख्या न्यायाधीशों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। शपथ लेने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना और न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में आज सुबह सिलेंडर में हुए विस्फोट के बाद एक मकान ढह गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मुकुंदपुर इलाके में हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू कर दिया। दमकल विभाग के अनुसार हादसे में 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक और उपचुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस चुनाव में कुल 27 राज्यसभा सीटें और 3 राज्यों की विधान परिषद की सीटें शामिल हैं। 10 राज्यों में 24 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव हैं, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में एक सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केरलम अब भारत का सबसे वृद्ध राज्य बन गया है। NFHS6 के मुताबिक केरलम में बुजुर्गों का प्रतिशत 20.7% तक पहुंच गया है, जो 2019-21 में 18.6% था। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है, तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में तेज हवाएं चलने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग ने आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस है। तेलंगाना क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से चली आ रही एक अलग राज्य की मांग के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों से संपन्न है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को निरंतर प्रगति और खुशहाली की कामना की। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से समृद्ध तेलंगाना ने अपने लोगों की रचनात्मकता, नवाचार, कड़ी मेहनत और लचीलेपन के माध्यम से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं पीएम मोदी ने भी तेलंगाना के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा है कि ये राज्य अपनी महान इतिहास और गौरवशाली संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो साहस, संकल्प और संघर्ष की भावना के प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि अपनी जीवन, संस्कृति और जन साहसिक भावना से परिपूर्ण ये राज्य प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए और भारत का गौरव बढ़ाए। आज ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम और बजरंग बली का पहली बार मिलन हुआ था और इस विशेष अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और इस वर्ष ज्येष्ठ में अधिक मास होने के कारण 8 बड़े मंगलवार का संयोग बन रहा है और इस अवसर पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में भी श्रद्धालु बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 296 अंक टूटकर 73,971 अंक पर और निफ्टी 103 अंक फिसलकर 23,272 अंक पर पहुंच गया। रुपया शुरुआती कारोबार में 16 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 95.03 पर रहा।
भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू होने से देश का ओमान को वस्तु निर्यात अगले 3 वर्षों में 50% तक बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के संग्रहालयों को सुदृढ़, आधुनिक और विकसित करने के लिए कई करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवारों को अभी भी 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 613 रुपए में मिल रहा है और इसी वजह से सरकार 587 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और नियमित आयात, घरेलू उत्पादन और मौजूदा भंडार के कारण खाद्य तेलों की उपलब्धता भी पर्याप्त बनी हुई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा है कि चालू रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद लगभग 350 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है और खरीद प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि दर अप्रैल में सालाना आधार पर 4.9% रही और इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 6.2% रही है। जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन में 6.6% और बिजली एवं गैस आपूर्ति में 4.9% रही है। 2026 में सरकार का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन मजबूत बना रहा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में देश का सबसे सकल जीएसटी संग्रह 1.94 लाख करोड़ रुपए रहा। आयात से मिलने वाला जीएसटी राजस्व 19.1% से बढ़कर 59,654 करोड़ रुपए पहुंच गया और जिससे कुल संग्रह को मजबूती मिली है। रिफंड की बात करें तो मई 2026 में कुल जीएसटी रिफंड 27,281 करोड़ रुपए रहा। बिजली की खपत में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की बिजली खपत सालाना आधार पर 11.55% बढ़कर 164.98 बिलियन यूनिट पर पहुंच गई। ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटर कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उद्यमों को बुनियादी ढांचे के निर्माण और एआई परिवर्तन में तेजी लाने में मदद करना है। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया है कि उसने मई में 2,42,000 से 688 वाहनों के साथ अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। आरबीआई ने कहा है कि उसने मई 2026 में अपने सिटीजन चार्टर के तहत 99.9% आवेदनों का निपटान निर्धारित समय में निपटाया है। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने हरियाणा सरकार के साथ 100 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है और इस प्लांट में पुरानी बैटरियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से दुर्लभ और मूल्यवान खनिज तत्व निकाले जाएंगे। दिल्ली में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के बीच 23,000 से अधिक घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लग चुकी हैं और जिसने करीब 420 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। एमपीडा के चेयरमैन पी जवाहर ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का समुद्री खाद्य निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों ही मामलों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। मई में भारत के निजी क्षेत्र की विनिर्माण गतिविधियां 3 महीने में सबसे तेजी से बढ़ी हैं और खरीद का स्तर, नए ऑर्डर और आउटपुट में अप्रैल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। लेबनान ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। हालांकि घोषणा के बावजूद हमले जारी हैं और स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। वॉशिंगटन में लेबनान के दूतावास के अनुसार यह समझौता लेबनान में संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगा। इजराइल से बैरूत और हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले उपनगरों पर हमले रोकने की बात कही गई है, जबकि ईरान समर्थित समूह इजराइल पर अपने हमले रोक देगा।
दक्षिण लेबनान में सोमवार शाम को भी हिंसा जारी रही और इस बीच संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों की सह सचिव मार्था अमाक्या पोबी ने कहा है कि ये घटनाएं एक खतरनाक और चिंताजनक बात का संकेत दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह ने मध्यस्थों के माध्यम से इजराइल पर हमला न करने का वादा किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री लेबनान पर हमला करने की तैयारी कर रहे अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बैन गविर ने पीएम नेतन्याहू से कहा है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कहें और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने उत्तर पूर्वी लुहांस्क और रूसी कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में हमले करके अपराधों की एक नई कड़ी शुरू कर दी है। रूसी समाचार एजेंसी ने पुतिन के हवाले से बताया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि बच्चों और किशोरों के खिलाफ जानबूझकर गंभीर अपराध करके कीव के नेतृत्व ने अपने अपराधों की कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ने का फैसला किया है। पूर्वी कांगो के बैनी शहर के पास संदिग्ध एटीएफ विद्रोहियों के हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। हमलावरों ने नगाड़ी और नगीते क्षेत्रों में हमला कर कई नागरिकों की हत्या कर दी। रूस ने यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों कीव, डनीप्रो और खार्किव में हवाई हमले किए हैं। उस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट के पहले राष्ट्र संबोधन के दौरान श्रमिक संघों और छात्र समूहों से जुड़े कई लोग सरकार की नीतियों के विरोध में वालपराइस्को की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। इटली के दक्षिणी कैलाब्रिया क्षेत्र के तट के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र समुद्र में था। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मगियार ने राष्ट्रपति तामस सुलयोक की नाकामियों के बारे में बात की और उन्हें हटाने के लिए संविधान में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मैट फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि उन्होंने एक नई केंद्र वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति कर ली है और इससे वे डेनमार्क की सत्ता में बनी रहेंगी। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर के मध्य में स्थित केबोन कोसोंग इलाके में आग लग गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने प्रेस कार्यालय को गोपनीय और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है और अब पत्रकारों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पेंटागन ने कार्यवाहक प्रेस सचिव ने कहा है कि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज टांटन में खेला जाएगा। आईसीसी ने सभी टेस्ट में पिंक बॉल के इस्तेमाल को ट्रायल को मंजूरी दे दी है और आईसीसी की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। बेहतर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम के लिए समिति बनाई गई है। आईसीसी समिति इस ओर ध्यान देगी कि ऐसा संतुलन बने जिससे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में कोई रुकावट नहीं आए। पिछले साल की भगदड़ को ध्यान में रखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी खिताबी जीत के लिए विजय जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आरसीबी की जीत की सराहना की है। वैभव सूर्यवंशी को बताया टूर्नामेंट का उभरता सितारा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। सिंधु ने पहले दौर के मैच में थाईलैंड की बुसानन गॉनबाम रुंगफान को 25-23 और 21-16 के सीधे गेम में शिकस्त देकर खुद को आगे बढ़ाया। युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने रचा इतिहास। 15 साल की उम्र में ही जीता WTT सीनियर महिला एकल खिताब। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2 गोलों की बदौलत भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के एशिया कप के पूल ए मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हराने में सफलता पाई। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और लॉस एंजलिस 8 मैचों की करेगा मेजबानी।
फीफा विश्व कप के लिए पुर्तगाल की टीम ने भी जोरदार तरीके से शुरुआत की तैयारियां कर दी हैं और टीम के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टीम के साथ किया जमकर अभ्यास। क्रोएशिया और बेल्जियम की फुटबॉल टीम के बीच आज खेला जाएगा दोस्ताना मुकाबला। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची आयरन सबलेंका चौथे दौर के मैच में सबलेंका ने नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से हराया। इटली की मैटियो बेरेटिनी ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। युआन मैनुअल सेरुओडोलो ने 6-3, 7-6, 7-6 से पराजित किया और इटली के ही मैटियो अर्नाल्डी ने भी क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। बुधवार को मैटियो बेरेटिनी ने से होगा क्वार्टर फाइनल जंग। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव आज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मैच। स्पेन के राफेल जॉर्डर से होगा सामना। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।